Hello all students. Today we shall continue our story the last lesson. अब तक हमने देखा है कि स्कूल का और एम हैमर का जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से अलग है, स्ट्रेंज है। और अब हम जो है एम हैमर वो मदर टंग की इम्पोर्टेंस बताते हैं, लर्निंग की इम्पोर्टेंस बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि सब जो हमारे पूरे एहसास है, पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है, उन सभी लोगों को ये रियलाइज ही नहीं है कि उन्होंने क्या खो दिया है। उन्होंने अपना काम, अपना जो लर्निंग का जो स्टडी का काम था वो समय से उन्होंने पूरा किया ही नहीं। इस वजह से उन्हें अपनी खुद की भाषा बोलना तक नहीं आती और उन्होंने उससे सीखा तक नहीं है। वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, वो पूरे लोग सब लोग हैं उनको भी ब्लेम करते हैं, साथ ही स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि आप लोगों ने भी अपनी जो काम है, अपना जो स्टडी है उसको पोस्टपोन ही किया है। हम आगे देखते हैं तो एम हैमल क्या कहते हैं। यहाँ फ्रांस और एम हैमल इन दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है और एम हैमल है वो बताते हैं, क्या बताते हैं, योर पेरेंट्स वेर नॉट anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at mills so as to have a little more money. वो क्या कहते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी गलती है। कैसे? उन्होंने कभी तुम्हारी स्टडी पे ध्यान ही नहीं दिया और तुम्हें उसके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं और कहा भी नहीं, कभी टोका भी नहीं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने क्या सोचा था कि वो तुम्हें किसी फार्म में भेज देंगे या फिर किसी मिल में भेज देंगे किसी की, ताकि तुम थोड़े बहुत पैसे कमा पाओ। यानी कि वहाँ पे जो लोग हैं उनका जो मेन इंटेंशन क्या है, स्टडी नहीं है, आगे बढ़ना नहीं, पर उसकी जगह थोड़ी बहुत पैसे कमाना है जिससे उनकी जो लाइफ है वो चलती रहे। यहाँ पे वर्ड है एनेक्सेंस, उसका मतलब होगा नर्वस या वरीड। वो जो है वरीड ही नहीं हुए कभी कि तुम कैसे स्टडी कर रहे हो, बस उन्हें तो तुम थोड़े पैसे कमाओ कहीं से, उसकी ही चिंता थी। अब वो आगे कहते हैं एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। अब एम हैमल वो सबको तो यहाँ पे ब्लेम करते हैं, खुद को ब्लेम करते हुए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब भी मैंने जब तुम पढ़ाई करने का होता था, जब तुम्हारा लेसन होता था, तब मैं तुम्हें अपने गार्डन में अपने फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज देता था और तुम्हें पढ़ाने के समय नहीं पढ़ाता था। कभी कभी जब मेरा मन फिशिंग करने का होता था तब भी मैं तुम लोगों को हॉलीडे दे दिया करता था, जिस वजह से तुम्हारी पढ़ाई है वो रह जाती थी, छूट जाती थी और पोस्टपोन हो जाती थी। तो यहाँ एम हैमल भी है, वो उन्होंने खुद की जो है वो भी मिस्टेक को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने क्या किया है। आगे वो बताते हैं देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन द टॉप ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो क्या कहते हैं आगे एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज है जो वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और वो द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा क्लियर है और लॉजिकल लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। वो कहते हैं कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वो कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी मेन थीम है यहाँ पे कि अपनी मदर टंग है उसकी रक्षा करनी चाहिए, हमें हमेशा उसके साथ ही रहना चाहिए। वो कहते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारी मदर टंग है उसको भूलना नहीं चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि जो ये मदर टंग है हमारी खुद की लैंग्वेज है, वो की है किसकी, जो एनस्लेव है जो है हम लोग जब कभी गुलामी के दौर से गुजर रहे होते हैं तब ये एक की हमारी जो लैंग्वेज है वो की है, इसी के चलते हम इस प्रिजन से छूट सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। वो आगे क्या कहते हैं, देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy.
यहाँ पे जो फ्रांस है वो पहले कब उसको क्या लगता है कि उसने ये चैप्टर जो भी एम हेमल ने इम्पोर्टेंस बताई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, बुक खोली और ग्रामर चैप्टर है वो शुरू किया पढ़ना। उन्होंने सब बच्चों को ग्रामर लेसन सुनाया। तब फ्रांस को बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील होता है, अमेज्ड होता है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे कैसे समझ आ गया ये इतनी जल्दी, मुझे पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है जो मुझे पहली बार में लेसन समझ आ गया है। वो इस बार इसलिए होता है, क्यों होता है, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। वो पहले कभी लेसन्स को इतनी इम्पोर्टेंस के साथ केयरफुली ध्यान से सुनता ही नहीं था। इस वजह से उसको जो पहले के लेसन थे वो आते ही नहीं थे। पर आज देखिए इस न्यूज़ ने उस पर कितना गहरा असर डाला है और उसके टीचर्स पे भी कितना गहरा असर डाला है। वो क्या कहता है कि जो न्यूज़ है उसकी जो सीरियसनेस है वो मुझ पे आ चुकी है। इस वजह से मैं ये लेसन एकदम ध्यान से केयरफुली पढ़ पाया, आज सुन पाया और समझ भी पाया। अगर ये मैं पहले से करता तो आज फ्रांस है उसको पूरी तरह से जो सारी जो लैंग्वेज है वो आती होती, पर उसने ऐसा किया नहीं होता है, उसने अपना टाइम वेस्ट ही किया होता है। और आगे वो कहता है एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। वो कहता है पेशेंस मतलब क्या है, कामनेस के साथ। उसके टीचर्स पे भी जो इस न्यूज़ की असर हुई है उसके कारण उसके जो टीचर है वो ये चैप्टर है वो एकदम कामली पेशेंस के साथ पूरे धीरज के साथ पढ़ा रहे थे। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all into our hand at one stroke। वो क्या कहते हैं, वो एम हेमल है ना, जो उनके पास जितना भी है, जितनी भी नॉलेज है उनके पास, वो एक बार में ही हमें दे देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था। वो चाहते हैं कि वो हमें जितना भी उनको पता है वो सब एक बार में ही हमारे माइंड में डाल दे, हमें बता दे, जाने से पहले वो सब हमें बताते जाए। आगे वो क्या कहता है, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांच एल्सास। अब वो आगे क्या कहता है, जब एम हेमल जो ग्रामर का टॉपिक सुना देते हैं उसके बाद हमें वो राइटिंग का जो लिखने का काम देते हैं तो हम सब अपनी राइटिंग में बिजी हो जाते हैं। जो फ्रेंड्स है वो अपने टीचर को देखता है तब उनके हाथ में कुछ कॉपीज़ होती हैं, न्यू कॉपीज़ वो अपने साथ लाए होते हैं और वो न्यू कॉपीज़ पे ब्यूटीफुली बड़े बड़े जो है लेटर्स में लिखा होता है। क्या लिखा होता है, फ्रांस एल्सास ऐसा लिखा हुआ होता है उस बुक्स पे, कॉपीज़ पे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम huge from the road at the top of our desks। अब वो यहाँ पे क्या कहता है, जो ये सब बुक्स लाए थे वो कैसे लग रहे थे, वो उसको फ्रेंच के झंडे के साथ, फ्लैग के साथ कंपेयर करता है। वो कहता है जो ये फ्लैग्स, जो ये बुक्स थी वो फ्लैग्स की तरह लग रही थी, जो क्लास में इधर उधर सब जगह फ्लूटिंग यानी कि फैली हुई लग रही थी, और हमारी बेंचेस पे भी ऐसे जैसे फ्लैग लटक रहे हो ऐसा लग रहा था। You ought to have seen how everyone once set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper। अब वो कहता है कि सब बच्चे हैं वो एकदम बिजी थे, किसमें, लिखने में। वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं हो रहा था, एकदम क्वाइटनेस थी। वहाँ पे सिर्फ पेन और पेपर का आवाज़ आ रहा था, मतलब जो हम जब पेन से लिखते हैं पेपर पे जब स्क्रैचिंग कैसी होती है उसका ही सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रहा था, इतनी शांति थी वहाँ पे। वन संग बीटल्स मतलब क्या होगा, बीटल्स मतलब इंसेक्ट्स, जो एक तरह के जीव रहते हैं छोटे छोटे, वो मच्छर के जैसे भी रहते हैं, वो दे फ्लू इन, वो अंदर आ जाते हैं क्लासरूम में। बट नोबडी पेइंग एनी अटेंशन टू देम, पर कोई भी उन पे अटेंशन नहीं देता है उन्हें, क्योंकि वो सब बिजी थे राइटिंग में। नॉट इवन द लिटल्स वंस। अब यहाँ पे लिटल्स वंस किसे कहा गया है, पीजन्स को कहा गया है, डव को कहा गया है, जो वहाँ पे कबूतर थे उनको कहा गया है, यहाँ पे एड्रेस किया गया है लिटल्स वंस। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स।
यहाँ पे जो फिश हुक्स है मतलब कि जो पिजन्स के जो पंजे थे वहाँ जो उसको फ्रांस ने क्या किया है, फिश हुक्स की जगह पे कंपेयर किया है। वो कहता है कि जो वहाँ पे लिटिल वल्फ यानी पिजन्स थे वो भी अपने काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, वो भी अपनी जो पंजे थे उससे छत पे क्रैच की जैसे आवाज़ निकाल रहे थे, जैसे वो भी कुछ लिख रहे हो फ्रेंच में और वो भी अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट दे रहे हो जैसे वो भी फ्रेंच हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। अब यहाँ पे कूड का मतलब क्या होगा? कूड मीन साउंड ऑफ पिजन्स, जो वो आवाज़ निकाल रहे हैं वो देन आई थॉट टू माई सेल्फ, वो क्या सोचता है फ्रांस? अपने आप से ही बोलता है, पूछता है, विल दे मेक देम सिंग इन द जर्मन दे इवन द पिजन्स। अब वो कहता है कि जर्मन क्या जर्मनी वाले हैं जो इन पिजन्स को भी बोलेंगे? अब तुम फ्रेंच में नहीं बोल सकते, तुम्हें भी जर्मन में ही बोलना कूड करना पड़ेगा, तुम्हें भी जर्मन में ही अपनी आवाज़ निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो क्या कहा है, जो कूड तो होता है वो नेचुरल होता है, तो हमारी मदर टंग भी कैसी होती है? नेचुरल होती है। जो हम जब भी हम पैदा होते हैं तब से हम सुनते आए हैं, इसलिए वो हमारे अंदर नेचुरली ही इंक्लूड हुई होती है हमारे अंदर। इसीलिए वो यहाँ पे पिजन्स के थ्रू एक मैसेज देना चाहता है कि मदर टंग वो नेचुरल होती है, उसे बदल नहीं सकते हैं। पिजन्स जैसे अपनी आवाज़ नहीं बदल सकते हैं, वैसे ही मदर टंग को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ तक हम आज की स्टोरी रखेंगे। यहाँ पे मेन थीम भी आ चुकी है कि लैंग्वेज है जो हमारी मदर टंग है वो हमें समय से सीख लेनी चाहिए और आनी तो बिल्कुल ज़रूरी ही है, क्योंकि वो एक की है एनस्लेव से मुक्ति के लिए, उसकी जेल से मुक्त होने के लिए। आज की स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। आगे की स्टोरी हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।